मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है कि थर्ड फ्रंट में कांग्रेस के कितने यार, यानी कितने मित्र, कितने दोस्त। हम इस मुद्दे पर पूरी चर्चा करें। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, अहम मुद्दा है। उससे पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएँ और शेयर करें। ये आपसे उम्मीद करता हूँ। साथियों, तो मुद्दा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुद्दा ये है कि मोदी के खिलाफ़ एक फ्रंट बनाने की बात हो रही है और उसे लेकर पटना में 23 तारीख को मीटिंग है। पहले ये मीटिंग 12 तारीख को होनी थी, तो 12 तारीख को ये मीटिंग टाल दी गई क्योंकि बड़े नेता नहीं आ रहे थे। अब ये 23 तारीख को होगी और 23 तारीख को इस मीटिंग में ये जो कि मोदी के खिलाफ़ या बीजेपी के खिलाफ़ कैसे इसे बनाया जाए, ये पूरा स्वरूप कैसे गढ़ा जाए पूरे एकजुट विपक्ष का, ये इस पर चर्चा होगी। साथियों, एक बड़ा मुद्दा इस पूरी चर्चा में ये है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी को पेश किया जाए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, लेकिन जो थर्ड फ्रंट के घटक हैं, थर्ड फ्रंट क्या, गैर कांग्रेसी विपक्ष के दल जितने भी हैं वो थर्ड फ्रंट मान लेते हैं। वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को प्रधानमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद तय किया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तय किया जाए कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अब इस पर कांग्रेस तैयार होती है या नहीं होती, सवाल ये है। और ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि प्रधानमंत्री कैसे तय किया जाएगा। सवाल इसमें यह है कि अगर 2024 में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री तय करने की बात आती है तो कांग्रेस के पास जो थर्ड फ्रंट है उसमें तो बहुत ज़्यादा मित्र हैं ही नहीं। जितने मित्र उनके हैं वो पलटी मार हैं। अगर कांग्रेस के प्रति कोई सॉफ्ट दल हैं तो मात्र 2-3 ही हैं। बाकी सारे तो ऐसे दल हैं जो थर्ड फ्रंट का झंडा उठाकर चलेंगे। मैं आपको गिनाता हूं साथियों। और जो कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट भी हैं दल, वो भी पलटी मार वाले दल हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से शुरू किया जाए, हालांकि कोई मायने नहीं रखती है वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस। वहाँ कुल 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी लड़ेगी, जो 2 कश्मीर में, 1 लद्दाख में। जम्मू हिस्से में तो वो लड़े भी तो उसको कोई बहुत ज़्यादा वोट मिलना नहीं है। फारूक अब्दुल्ला वो पार्टी हैं जो अभी कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहे हैं ब्रॉडली। इनके पिता जो हैं, जो फारूक अब्दुल्ला खुद हैं, वो राजीव गांधी के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे और राजीव गांधी ने उनको खुली छूट दे रखी थी कि जम्मू कश्मीर में जितना गंद फैलाना है फैलाओ। और उन्होंने खूब गंद फैलाया, खूब पैसा खाया और खूब आतंकवादी गंद फैलाया। तो वो माना जा सकता है कि वो कांग्रेस का साथ दें। जब पोस्ट 2024 के प्रधानमंत्री चुनने की बारी आए तो वो कांग्रेस का साथ दे सकते हैं, उन्हें मान सकते हैं। दूसरा, हम उसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की सीधी फाइट है, वहाँ किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से पंजाब में, अब पंजाब में जो है वो मेन 3 पार्टियां मुझे लगता है वहाँ लड़ेंगी इस बार, क्योंकि वैसे 4 पार्टियां हैं, अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। और बीजेपी ने इस बार काफ़ी बड़े सिख नेताओं को शामिल किया है अपनी पार्टी में और उसका वहाँ हिंदू वोट बैंक है ही, नरेंद्र मोदी का थोड़ा जलवा है ही। इसके सहारे वो एक नया प्रयोग करने जा रही है कि अपने सिख नेताओं, सिख और जो बड़े नेता हैं वहाँ पर, उनको लेकर और अकाली दल के साथ एक अलायंस कर लिया जाए और कुल आधी सीटों पर लड़ा जाए, ऐसी कोशिश है। तो ये 3 ग्रुप बन गए, एक बीजेपी अकाली दल, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस। कांग्रेस और अकाली दल तो साथ साथ जा नहीं सकते, अगर जाएंगे तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, दोनों का दबदबा है वहाँ पर। पंजाब की पॉलिटिक्स में सीधी लड़ाई और बड़े प्लेयर इस समय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही हैं, तो वहाँ अलायंस नहीं हो सकता। तो क्या आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी कहाँ, पंजाब और दिल्ली में है। अगर यहाँ कुछ सीटें मिलती हैं इनको तो क्या ये कांग्रेस को सपोर्ट देंगे या थर्ड फ्रंट के नेताओं को सपोर्ट देंगे? ऑफ कोर्स ये थर्ड फ्रंट के नेताओं को सपोर्ट देंगे। नीतीश कुमार से अच्छे संबंध हैं अरविंद केजरीवाल के, तो कांग्रेस को तो सपोर्ट नहीं देने वाले हैं। अध्यादेश में, दिल्ली के बारे में जो अध्यादेश आया है केंद्र का, उसको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है अभी। तो पोस्ट इलेक्शन अगर ये उस ग्रुपिंग में रहते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में पटना में 23 तारीख को अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो रहे हैं, तो मान लिया जाता है कि ये थर्ड फ्रंट के हिस्सा होंगे, ऐसे फ्रंट का हिस्सा होंगे जो मोदी को 1-to-1 फाइट देने की कोशिश कर रही है। 1-to-1 मतलब बीजेपी के एक कैंडिडेट के विरोध में विपक्ष का एक कैंडिडेट, मल्टीपल कैंडिडेट ना हो जिससे विपक्ष का वोट ना बटे, यही रणनीति चल रही है। तो अरविंद केजरीवाल भी उसमें शामिल होते हैं, तो कांग्रेस को सपोर्ट देंगे नहीं। अब मुड़ लेते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में इस फ्रंट का हिस्सा होंगे, एंटी मोदी फ्रंट का हिस्सा जो हैं वो होंगे मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव वहाँ
ना तो चुनावों के अंदर कुछ ज़्यादा सीटें देंगे कांग्रेस को, और ना ही पोस्ट इलेक्शन में वो कांग्रेस को सपोर्ट देंगे। वो तो खाटी थर्ड फ्रंट वाले हैं, तो उनका पलड़ा भी थर्ड फ्रंट की तरफ रहेगा। फिर आगे बढ़ लेते हैं बिहार। तो बिहार में तो थर्ड फ्रंट के नेता खुद ही प्राइम मिनिस्टर के दावेदार बने हुए हैं, नीतीश कुमार। वही उन्होंने ही ये संगठन, ये जो 23 तारीख की मीटिंग है उसे बुलाया है। हालांकि उनके नेता अभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर की रेस में नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पद मिलता हो तो कौन नहीं लेना चाहेगा। और बीजेपी से टूटकर नीतीश कुमार आए किस लिए हैं? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो वो भी थर्ड फ्रंट की तरफ झुकेंगे। ठीक हुआ। अब वहाँ और आरजेडी एक दल है जिसका सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस के प्रति। तो हमेशा कांग्रेस के प्रति जो उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, चाहे वो लालू यादव हों, और उनकी पार्टी का मोटे तौर पर कांग्रेस के प्रति जो है वो प्रेम रहता है। लेकिन ये भी मान लिया जाए ये कांग्रेस की तरफ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है वेस्ट बंगाल। तो ममता बनर्जी तो खुद प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं, तो वो तो थर्ड फ्रंट की तरफ ही रहेंगी। अब आते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में भी जो शिबू सोरेन के बेटे राज कर रहे हैं, उनका रुख भी जो है वो थर्ड फ्रंट की तरफ रहेगा, क्योंकि वो थर्ड फ्रंट हैं, मेन प्लेयर हैं झारखंड के, तो उनका रुख भी थर्ड फ्रंट। ये एक ऐसे प्लेयर हैं, डाइसी प्लेयर हैं, जो दोनों तरफ जा सकते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो दोनों तरफ जा सकते हैं, लेकिन उनका कोई कमिटमेंट कांग्रेस की तरफ नहीं है। जैसे अखिलेश का कमिटमेंट थर्ड फ्रंट की तरफ है, जेडीयू का कमिटमेंट थर्ड फ्रंट की तरफ है, आरजेडी का कमिटमेंट कांग्रेस की तरफ है, ममता का कमिटमेंट थर्ड फ्रंट की तरफ है। ऐसे सोरेन का, जो हेमंत सोरेन का कमिटमेंट है, वो दोनों की तरफ है। जिस तरफ पलड़ा भारी देखेंगे, जिसकी सरकार बनती देखेंगे, उस तरफ वो चले जाएंगे। फिर आगे आते हैं। आगे मेन अगर देखा जाए तो दिल्ली की बात हमने पंजाब के साथ कर ही ली। उनका अरविंद केजरीवाल का जो रुख है वो थर्ड फ्रंट की तरफ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़, यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट है, तो यहाँ तो थर्ड फ्रंट का मुद्दा उठता नहीं है। फिर आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनेगी? महाराष्ट्र में भी जो प्लेयर हैं वहाँ पर महाविकास अघाड़ी ग्रुप है कांग्रेस का, और 3 प्लेयर हैं उसमें, उद्धव की शिवसेना, एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस। तो इनका रुख किस तरफ है? ये भी डाइसी प्लेयर हैं, ये भी दोनों तरफ जा सकते हैं। एनसीपी और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो कांग्रेस के साथ भी हाथ मिला सकती है, और ज़रूरत पड़ी तो थर्ड फ्रंट के साथ भी हाथ मिला सकती है। तो इनको डाइसी प्लेयर की श्रेणी में रखा जाए। क्यों? शरद पवार खुद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। वो तो कह रहे हैं, उन्होंने ही कहा है कि चुनाव के बाद जो है ये तय किया जाना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो उसमें जब लड़ाई झगड़े होंगे तो एक अनुभवी नेता की तरह शरद पवार भी उभर कर आ सकते हैं, तो वो उनका रुख भी अल्टीमेटली थर्ड फ्रंट के क्लोज होगा। और उद्धव वही करेंगे जो शरद पवार करेंगे मोटे तौर पर। अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक में उद्धव को बुलाया गया था, तो वो खुद नहीं गए थे, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया था। ना वो खुद गए थे, ना उनका बेटा गया था, क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, और इसे लेकर चुनाव पूर्व तकरार होनी तीनों दलों में अवश्यम भावी है। तो ये हो गया वहाँ का हिस्सा। उड़ीसा में बीजू पटनायक है, वो ना कांग्रेस की तरफ है ना थर्ड फ्रंट की तरफ है, वो अपना फ्रंट है उनका, अकेले रंगे अकेला चलो, और ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे, तो वो अलग हो गए। अब आते हैं दक्षिण भारत की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, और वहाँ देवेगौड़ा की जो पार्टी है वो, उसका अलायंस होता हुआ दिख रहा है बीजेपी के साथ कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो पार्टी है देवेगौड़ा के बेटे की, कुमारस्वामी की, उनको वो बीजेपी की तरफ झुकती दिख रही है। फिर आते हैं तेलंगाना की तरफ। अब तेलंगाना में जो केसीआर हैं वो अकेले पड़ गए हैं। उन्होंने कोशिश की थी कि वो भी अपना एक फ्रंट बनाएं, भारत राष्ट्र फ्रंट के नाम पर उन्होंने पार्टी भी बना डाली, जो तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी थी, टीआरएस थी, वो अब उन्होंने बीआरएस कर दिया, भारत राष्ट्रीय संगठन नाम थोड़ा स्लिप कर रहा है। वो अकेले पड़ गए, तो वो चुनाव के बाद अपने आप को, अपनी स्थिति को तय करेंगे। उसके बाद चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं है। टीडीपी तो बीजेपी के साथ एक फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही है ऑलरेडी, और वहाँ जो दूसरी पार्टी है रेड्डी की, जगन रेड्डी की, वो कांग्रेस से टूट कर आई है, और जगन रेड्डी के रिश्ते सोनिया गांधी से कभी अच्छे नहीं रहे, क्योंकि सोनिया गांधी उनको सीएम नहीं चाहती थी, तो उन्होंने कांग्रेस तोड़ के अपना ही जो है वो उन्होंने पार्टी बना ली और जीत भी गए। तो जगन रेड्डी, ये स्थिति है, तो वो भी कोई कमिटेड कांग्रेस के साथ नहीं है। फिर चलते हैं तमिलनाडु।
तमिलनाडु के अंदर डीएमके जो है वहाँ बीजेपी और एडीएमके ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और छोटे मोटे दल और रहते हैं वहाँ, बहुत सारे दल हैं, लेकिन डीएमके उन्हें कितनी सीट देगी? और डीएमके एक डाइसी पार्टी है, डीएमके बीजेपी के साथ भी सरकार बना चुकी है, डीएमके थर्ड फ्रंट के साथ भी सरकार बना चुकी है, डीएमके कांग्रेस के साथ भी जा चुकी है। तो वो उनका गेम ओपन है, जहाँ पर सत्ता मिलेगी वहाँ वो जाएंगे, जहाँ पर क्रीमी मिनिस्ट्रीज़ मिलेंगी वहाँ वो जाएंगे, तो उनका भी ओपन है। अब चलते हैं केरल की तरफ, लास्ट स्टेट, बड़ी स्टेट की बात कर रहे हैं हम, लास्ट स्टेट केरल। केरल में लेफ़्ट की सरकार है, कांग्रेस और लेफ़्ट का झगड़ा है वहाँ पर। तो पोस्ट इलेक्शन में लेफ़्ट पार्टीज़ को जो भी सीटें मिलेंगी वो भी किसी तरफ जा सकते हैं, वो भी एक डाइसी प्लेयर हैं, दोनों तरफ खेलते रहे हैं, दोनों के साथ उनका पहले अलायंस हो चुका है। पिछले बंगाल के चुनाव में और पिछली त्रिपुरा के चुनाव में कांग्रेस और लेफ़्ट का अलायंस था। केरल में ये दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन बंगाल में और त्रिपुरा जैसी स्टेट में अलायंस करके चलते हैं। तो इनका कांग्रेस से भी अलायंस रहा है, थर्ड फ्रंट से भी रहा है, थर्ड फ्रंट में भी वो जाते हैं, मैंने अपने आप को थर्ड फ्रंट ही मानते हैं, तो वो थर्ड फ्रंट में भी जा सकते हैं, कांग्रेस में भी जा सकते हैं। तो क्या हुआ, डाइसी मामला हुआ, वो इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में चलें तो असम में तो कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है, और बाकी छोटी मोटी वहाँ पर सीट्स हैं, वो भी सारे प्लेयर जो हैं वो अभी बीजेपी के साथ हैं, जो बड़े बड़े वहाँ पर रूलिंग पार्टीज़ हैं वो अभी बीजेपी के साथ हैं। लेकिन बाद में अगर उनमें से कोई नॉन बीजेपी प्लेयर जीतता है या नॉन अलाइंड जीतता है प्लेयर और सरकार सेंटर की बनती है, तो वो उसी तरफ चले जाते हैं जिस तरफ सेंटर की सरकार हो। तो सेंटर में थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी तो वो थर्ड फ्रंट को सपोर्ट देंगे, कांग्रेस की बनेगी तो कांग्रेस को सपोर्ट दे देंगे। तो ये स्थिति है। तो मित्रों, पूरे देश का हमने एनालिसिस किया, पूरे देश को हमने घूमा, कहीं कोई ऐसा प्लेयर दिखा जो कांग्रेस के प्रति कमिटेड हो? मात्र फारूक अब्दुल्ला, जो अलायंस होगा तो मात्र एक सीट पर लड़ेंगे जम्मू कश्मीर में। क्यों? वहाँ पर 3 प्लेयर हैं जहाँ पर जिस क्षेत्र में ये लोग प्रभावी हैं, कश्मीर के क्षेत्र में, कश्मीर से बाहर तो ये प्रभावी ही नहीं है। तो एक सीट उनकी, और आरजेडी बिहार में, जिसका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो कांग्रेस के प्रति है, तो वो वहाँ पर मान लीजिए 20 एक सीटों पर लड़ेंगे, 18 से 20 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, और अगर वो 10, 12, 15 सीटें भी जीतती हैं, अगर हवा चलती है तो इनके पक्ष में, तो वो सीटें, यही कमिटेड प्लेयर हैं कांग्रेस के। बाकी सब जितने प्लेयर हैं वो या तो डाइसी हैं और या थर्ड फ्रंट के प्रति कमिटेड हैं। थर्ड फ्रंट के कमिटेड प्लेयर कौन है वो देखिए आप, यूपी में अखिलेश, बिहार में जेडीयू, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल, ये तो कमिटेड प्लेयर है ना, ये तो डाइसी प्लेयर है नहीं। और इनके हाथ में बहुत सीटें हैं, 80 सीटें और 20 सीटें बिहार, 15 सीटें बिहार की लगा लीजिए 85, 42 सीटें वेस्ट बंगाल की लगा लीजिए तो 127, और 20 सीटें केजरीवाल के हाथ में लगा लीजिए 147। लगभग 150 सीटों पर कमिटेड थर्ड फ्रंट के प्लेयर्स लड़ रहे होंगे, और बाकी जितने हैं वो डाइसी हैं और वो कांग्रेस को ऐसा कमिटमेंट नहीं करेंगे। मेरा ये सब बताने का अर्थ ये था कि 2024 के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर चुना जाना है तो ये बात मान के चलिए कि वो खेल खुला रहेगा, उसमें राहुल गांधी के चांसेस अपने आप से स्वयं नहीं होंगे कि उनको प्राइम मिनिस्टर मान ही लिया जाएगा, जब तक कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी क्यों ना हो जाए। तो साथियों, ये एक ओपन गेम है और जिसमें कांग्रेस सॉफ्ट विकेट पर है अगर ऐसा फ्रंट बनता है तो, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई भी कमिटेड मित्र थर्ड फ्रंट में नहीं है जो उसकी तरफ झंडे गाड़ कर खड़ा हो, जबकि दूसरे प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं है। नमस्कार, अगर मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथियों, एक बार फिर अपील है, फिर मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार।